हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी कुछ टर्म्स को जैसे कि हमने मोलालिटी को डिस्कस किया था, मोलालिटी को डिस्कस किया था। आज की क्लास में जो टर्म्स हमारी रहती है हम उसे डिस्कस करेंगे, साथ में बच्चों कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ मैं आपको बताऊंगी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन से हम नॉर्मेलिटी को और मोलालिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों with normality. Sixth term is normality. ठीक है। नॉर्मेलिटी को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, जैसे मोलालिटी को करते हैं कैपिटल एम से, मोलालिटी को करते हैं स्मॉल एम से, और नॉर्मेलिटी को करते हैं बच्चे कैपिटल एन से। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है? सबसे पहले नॉर्मेलिटी होती है बच्चे, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स present in 1 liter of solution, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 लीटर है ना बच्चे, अगर 1 लीटर में हमने लेना है यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर हम यहाँ पे इसको मिलीलीटर में लेकर चलते हैं, जैसे हमने मोलालिटी और मोलालिटी में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे क्या जाएगा इनटू 1000, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, ठीक है। जैसे मोलालिटी में क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है बच्चे, हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। देखो जैसे नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता था बच्चों, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में एन, अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि ये एन क्या है, ये एन फैक्टर क्या है। ये एन सभी के लिए डिफरेंट होता है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, एसिड के केस में बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो एन होगा वो क्या होगा, बेसिसिटी होगी बच्चों, ठीक है। एसिड के केस में एन क्या होगी, बेसिसिटी हो जाएगी, ठीक है। बेस के केस में आपके पास एन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू एसिडिटी, मोलर मास अपॉन में एसिडिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम बात करें, ठीक है, 4H2SO4। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर मेरे पास, तो उसके लिए बच्चों बेसिसिटी कितनी होती है, 2, तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2। NaOH जैसे मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, यहाँ पे 1OH, मतलब यहाँ पे क्या होगी बच्चों, N इज इक्वल टू 1, ठीक है। एसिडिटी और बेसिसिटी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। अगर मेरे पास कोई भी सॉल्ट है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास मुझे फाइंड आउट करना है किसी सॉल्ट के लिए, तो मैं सॉल्ट के लिए किसको चेक करूँगी, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आइटम्स को। तो उसके लिए मोलर मास अपॉन में वैलेंसी ऑफ मेटल आइटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास है कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2 पॉजिटिव। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, तो कॉपर सल्फेट के लिए मतलब एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 होगी, बिकॉज वैलेंसी ऑफ मेटल इज़ 2। ऐसे होता है ना, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ऑल ओवर हम क्या लिख सकते हैं, देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन। तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन में एन, मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू एन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बन गया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू एन। इक्विवेलेंट मास की हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी इस रिलेशन में, ठीक है। सपोज करो ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है, ये रिलेशन 3 है, ठीक है। फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3
फ्रॉम 1 to and 3 हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, फ्रॉम 1 to and 3 नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W, यहाँ पे आ जाएगा ना गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। और यहाँ पे n फैक्टर है बच्चे, n इंटू गिवन मास है, फिर क्या है इंटू 1000 अपॉन में v, ठीक है। अगर ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास ये पूरी वैल्यू क्या है, मोलैरिटी की है, ठीक है। तो मैं इस पूरी टर्म को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, मोलैरिटी के इक्वल लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या बन गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी। तो ये भी एक हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास नॉर्मेलिटी। अब देखो अगर मेरे पास एक सोल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, वट वुड बी इट्स नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी बच्चों, 0.5 इंटू 2, बिकॉज फॉर H2SO4 द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट्स नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। डबल हो जाएगी इसकी मोलैरिटी के, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 नॉर्मल, ठीक है। तो क्लियर है नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। फिर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय में n। और इस n फैक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो ये n फैक्टर होता है ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों मेरे पास लास्ट मेथड, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन मेथड। 7 मेथड पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। हम किसी भी, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। देखो बच्चों ये होता है, अगर हमें किसी वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो इजी होता है कि हम उसे किस टर्म में एक्सप्रेस करें, पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, द पार्ट्स मास ऑफ सोल्यूट present in 1 million part, mass of solute present in 1 million parts by mass of solution, ठीक है। ये कहते हैं कि 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में जितने सोल्यूट के पार्ट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन का, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 1 मिलियन, दैट इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ये हो गई हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स सारी की सारी। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है, और वो एज यूजुअल पूछ लिए जाते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड। तो देखो इसकी ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, अगर हम डेफिनेशन से ही इसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। देखो बच्चों 1 मोलर क्या था, 1 मोलर में था हमारे पास कि मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये था। मतलब यहाँ पे सोल्यूशन का अमाउंट कितना था, दैट इज़ 1 लीटर, दैट इज़ 1000। और 1 मोलर का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सपोज़ करो मैंने इस 1 लीटर को भी उसमें चेंज कर लिया ग्राम में, सपोज़ करो ये 1000 है, ये भी 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा ना। सपोज़ करो हमने ये मान लिया 5 है नंबर ऑफ मोल्स दोनों में ही, यहाँ पे क्या है, ये तो किस में प्रेजेंट है, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। सपोज़ करो हमने इसकी डेंसिटी 1 मान ली,
ठीक है। और हमने क्या मान लिया 1000 ग्राम वॉल्यूम को उसमें कन्वर्ट कर दिया, ये भी 1000 ग्राम है। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन कितना बन जाएगा, मतलब यहाँ पे तो 1000 ग्राम सिर्फ सॉल्वेंट है, पर यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो गया, यहाँ पे तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या आएगा, कुछ कम आएगा ना 1000 से, क्योंकि सॉल्यूशन 1000 है और कुछ क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट भी होगा। सपोज करो मास ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम है, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट का मास 999, पर यहाँ पे कितना है 1000 ग्राम ही रहेगा फिक्स। तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड, 1 मोलर इज़ मोर कंसनट्रेटेड। तो आंसर क्या होगा, 1 मोलर इज़ मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी टर्म्स है जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो बच्चों, जो जिन टर्म्स में जैसे मोल फ्रैक्शन होगी मेरे पास, ठीक है, या मेरे पास मोलैलिटी होगी, ठीक है, मोलैलिटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। मोलैलिटी हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट इन्वॉल्व मास, नो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन मोलैलिटी, कुछ भी बोल दो, ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व मास, इट इन्वॉल्व मास ऑफ एवरी कंपोनेंट। जबकि बच्चों क्या होता है, मोलैलिटी के केस में क्या होता है, मोलैलिटी के केस में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है एंड वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। हाउएवर molarity changes with temperature, molarity changes with temperature because it involves volume, because it involves volume and volume changes with temperature, volume changes with temperature, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी बच्चों हमारे पास कि हमारे पास टेम्परेचर का किस क्वांटिटी पे इफ़ेक्ट होता है और क्यों होता है। देखो मोलालिटी में सारी की सारी टर्म्स क्या होती है, मास इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता मोलालिटी पर। और जबकि हमारे पास मोलालिटी के केस में क्या होता है, वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है हमारे पास इसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर का, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, ठीक है, जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, ठीक है, क्वेश्चन है अ सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड, अ सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला है ऑक्सैलिक एसिड का COOH ट्वाइस। ऑक्सैलिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड by dissolving 0.63 gram of acid, 63 gram of acid in 250 ml of solution, in 250 ml of solution, ठीक है। कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट मोलारिटी एंड देन नॉर्मेलिटी, ठीक है। एक तो हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है और दूसरी हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे इस केस में हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है हमें, 0.63 ग्राम क्या है बच्चों, इसने एसिड को डिज़ोल्व किया, इट मीन्स W2 इज़ इक्वल टू 0.63 ग्राम। उसके बाद बच्चों M2 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होते हैं। देखो COH ट्वाइस, 12 2 24, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है तो 64, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के लिए, 2 H2O, वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है दैट्स वाई 36। अब इसको प्लस कर दो तो कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है, 126 ग्राम,
ठीक है। तो W2 आ गया, M2 आ गया, मोलैरिटी। अब 250 ml सोल्यूशन, इट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर 250 ml सोल्यूशन, दिस मीन्स वॉल्यूम इज़ 250 ml। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, W2 ओवर M2 इंटू 1000 अपॉन में V, दैट इज़ 250। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास यहाँ पे, मोलैरिटी का 0.02, 0.02। ठीक है, ऐसा आ जाएगा ना, 2 2 4 2 6, ठीक है, 63। अब यहाँ पे 0.02। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोलैरिटी आ गई। अब मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है ना, हमने एक अभी पढ़ा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलैरिटी। एन का फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, कहते हैं ना डिस्प्लेसेबल, मतलब यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2, दैट्स वाई 2 मल्टीप्लाई 0.02, देन नॉर्मेलिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.04। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मोलैरिटी को भी फाइंड आउट किया और नॉर्मेलिटी को भी फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि हमें मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। इसमें जो बेसिक चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए न्यूमेरिकल में कि जो गिवन कंडीशन है वो हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, ठीक है, उसका मोलर मास क्या है, या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है, अगर ये पैरामीटर्स आपको पता चल गए तो आप ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा जो हमारा, वो होगा हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग दैम। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग दैम, मतलब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है।